हेलो एवरीवन। मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड वन, इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखें पहले और समझने का प्रयास करें इसमें क्या समझाया गया है। उसके बाद में जो है वो अपने नोट्स को आपको बनाने हैं। दूसरा, आप जितना वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो समझ में जो है वो बेटर आता है, बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें क्या मैटर दिया हुआ है और नोट्स बनाने में आसानी रहती है। अपने पिछले जो जितने भी लेक्चर थे इस फिनॉल के, उसमें हमने अभिक्रियाओं के बारे में उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे कि इसकी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं वो किस प्रकार होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो नामजद हैं, जैसे आपकी फ्रीज पुनर्विन्यास है, फ्रीडेल क्राफ्ट है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, उन्हीं को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू कर। तो यहाँ जो है अब इसमें फर्स्ट अपन आज आगे बढ़ाते हुए रिएक्शन देखते हैं, वो है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन जो है, उस ऑक्सीडेशन में फिनॉल है, ओ एच समूह। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, वो करवाया जाता है क्रोमिल ऑक्साइड की साइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है फिनॉल का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने प्रैक्टिकली रूप से भी काफ़ी काम में आती है रिएक्शन। तो फिनॉल का जब क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो इसके फलस्वरूप जो है वो बेंजोक्विनोन बनता है। इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन, क्विनोन स्ट्रक्चर बनती है। और ये जो है बेंजोक्विनोन, इसे कहा जाता है बेंजोक्विनोन। और बेंजोक्विनोन जो है वो एक रंजक है जो रंग को बढ़ाने में, रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हर प्रकार की एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया या ए कर दिया, बी कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी कुछ दिया हुआ हो, प्रोडक्ट लिख के दे दिया, यहाँ से इससे पहले का ये हिस्सा आपको दिया हुआ मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जब भी आपसे ये पूछा जाए कि फिनॉल का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो फिनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, फिनॉल के ऑक्सीकरण से जो है वो बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल वैसे इसको प्रैक्टिकली जो है वो एग्ज़ाम में जो लेबोरेटरी में जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है, वहाँ भी इससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है इसकी ऑक्सीडेशन की। क्लियर। इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अपना पहला पोर्शन था कि ये जो इतनी भी अपने अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं अभी तक फिलहाल, जो भी आप जैसे भी अपने ऑक्सीकरण की देखी, बेंजोइलीकरण यानी शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया पीछे देखी थी, हाइड्रोजनीकरण वगैरह अभिक्रियाएँ देखी थी, ये सारी OH ग्रुप की अभिक्रियाएँ थी। अब जो अभिक्रियाएँ चलेंगी वो चलेंगी बेंजीन वलय की अभिक्रियाएँ, जिसमें बेंजीन वलय जो है वो एक्टिव होती है। बेंजीन वलय जो है वो सक्रिय रूप से भाग लेगी। यानी ये हिस्सा अपने पास फिनॉल है, OH है। अभी तक अभिक्रिया जो पढ़ रहे थे इसकी पढ़ रहे थे, OH ग्रुप की। अब अभिक्रिया पढ़ेंगे इस बेंजीन वलय की अभिक्रियाएँ। अब बेंजीन वलय की अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे तो बेटा इससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें यहाँ एक साथ दे रहा हूँ। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है और पीछे का आपको याद है कंसेप्ट, तो यहाँ जो है वो कॉमन एक स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, रफली है क्वेश्चन को अपने को समझने के लिए। OH है और यहाँ जब OH किया था तो इस जगह जब अपन ने इसकी अनुनादी संरचनाएं देखी तो यहाँ यानी ये ऑर्थो कंडीशन, ये पैरा कंडीशन और ये ऑर्थो कंडीशन। ठीक है, बेंजीन वलय में। तो इस बेंजीन वलय में ऑर्थो पे और पैरा स्थिति पे कौन सा चार्ज रोटेट हो रहा था, कौन सा आवेश घूम रहा था, वो है आपका ऋण आवेश, माइनस आवेश घूम रहा है। यानी यूँ कह सकता हूँ कि बेंजीन वलय में ये जो स्थिति है ये पैसे वाली स्थिति है। यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, रुपए बहुत ज़्यादा हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी भाषा में यहाँ समझने के लिए क्यों कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पैसा है, यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। ये पैसा कहाँ से आया था, ये पैसा आया था इस फिनॉल वाली, जो फिनॉल के ऊपर ऑक्सीजन है, इस ग्रुप से। इस फिनॉल ने जो है, ऑक्सीजन ने है जो है इस बेंजीन वाले को पैसे दिए थे। ये दानदाता है, तो इस दानदाता ने इसको पैसे दिए, तो ये पैसे जो हैं वो इस जगह रखे हुए हैं, इस जगह सबसे ज़्यादा ये पैसे रखे हुए हैं। अब एक स्थिति बच गई, कौन कौन सी, ये दो स्थिति, एक ये और एक ये, जिसे अपने एक ही स्थिति कहते हैं। ये स्थिति कहलाती है मेटा स्थिति, ये कहलाती है ऑर्थो स्थिति और ये कहलाती है पैरा स्थिति। यानी ये जो स्थिति है यहाँ पे पैसा नहीं है, इस जगह पैसे की कमी है। और केमिस्ट्री में पैसे की कमी को कहा जाता है प्लस वाला, माना जाता है ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, पर मानते हैं, एक्चुअल में है नहीं, मानते हैं इसे। तो यहाँ पैसा ज़्यादा रखा हुआ है ऑर्थो और पैरा पे, पैसा कम कहाँ पे है, मेटा पे कम है।
तो पैसा ज़्यादा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसे यूँ मानना है अपने को, यूँ पढ़ते हैं। और जहाँ पैसा कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। ठीक है, ये आपको बेसिकली पीछे मैंने बता दिया था, वीडियो में कंसल्ट कर लिया था। तो अब जो बेंजीन वलय की अभिक्रिया है, तो बेंजीन वलय की अभिक्रिया कैसी होंगी, तो अभिक्रिया कैसी होगी, तो अभिक्रिया के बारे में अगर मैं जानकारी लूँ तो इस स्ट्रक्चर से मैं देख के बता सकता हूँ कि कैसी अभिक्रिया होगी। पैसे वाली जगह है, पैसे वाली जगह है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन आना चाहेगा, जिसके पास पैसे की कमी है। मेरा जैसा गरीब व्यक्ति जो है वो यहाँ आके जुड़ना चाहेगा कि यहाँ से मुझे पैसे लेने हैं, पैसे यहाँ ज़्यादा रखे हुए हैं। तो आने वाला व्यक्ति क्या है, गरीब है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या चार्ज है, प्लस का। और जिसके पास पैसे की कमी है या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको क्या चाहिए, गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभिक्रिया कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा। क्लियर है, तो अभिक्रिया कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही। चलो ठीक है, ये तो निकाल लिया इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कैसी है, योगात्मक है कि प्रतिस्थापन है कि नहीं। क्लियर भाई, या तो प्रतिस्थापन होगी या फिर योगात्मक होगी। तो अभिक्रिया कैसी है, तो यहाँ अभिक्रिया के लिए देखो, जहाँ ये पैसा रखा हुआ है यानी ऑर्थो और पैरा पे, इन कंडीशन पे जहाँ पैसा रखा हुआ है वहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन भी तो है। तो ये जो गरीबी व्यक्ति आ रहा है, ये प्लस वाला, ये गरीबी व्यक्ति यहाँ आएगा इस पैसे वाली जगह। तो ये गरीब व्यक्ति जब इस पैसे वाली जगह आएगा तो ये तभी आ सकता है जब यहाँ पे जो रखी हुई हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये क्या करे, यहाँ से उठा के बाहर फेंके। यानी इस पैसे वाले व्यक्ति के साथ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है कि इसको अगर ये बाहर निकाले तो ही ये पैसा ले सकता है। तो फिर ये क्या करता है गरीब व्यक्ति कि इस पैसे वाली जगह से जो यहाँ हाइड्रोजन रखी हुई है इसको इसके घर से बाहर निकालेगा और इसको घर से बाहर निकाल के इसके स्थान पे आके खुद जुड़ जाएगा। तो बाहर निकलना क्या होता है, प्रतिस्थापन। तो वो अभिक्रिया हो गई अब आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कुल मिला के अगर सारांश से बात करें तो जो फिनॉल दिया हुआ है, इस फिनॉल में इस जगह इन जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो गरीब व्यक्ति आएगा, बेचारा प्लस वाला व्यक्ति आएगा, वो यहाँ जुड़ना चाहेगा, यहाँ जुड़ना चाहेगा, यहाँ जुड़ना चाहेगा, इस तरीके से जुड़ने की संभावना यही तो होगी। तो ये गरीब व्यक्ति यहाँ से पैसा उठाएगा। ये पैसा कब उठाएगा कि इस पैसे वाले व्यक्ति के पास कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पहले तो इस घर से बाहर निकालेगा कि तू घर से बाहर निकल, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये पैसा उठा नहीं सकता। तो ये क्या करता है, इसको बाहर निकालता है और इसकी जगह जाके खुद बैठ जाता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। अब चूंकि इसमें जो ये OH समूह है, OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जो है वो एक तो ऑर्थो यानी ये और ये, ऑर्थो और पैरा, ये स्थिति ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होता है। तो इस बेंजीन वाले में जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो ऑर्थो और पैरा समूह भी होंगी। यानी मुझे उत्पाद में ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा, दोनों प्रकार के उत्पाद मुझे प्राप्त होंगे। ऑर्थो उत्पाद भी प्राप्त होता है और पैरा उत्पाद भी प्राप्त होता है। क्लियर है। तो यहाँ फिर अपन ये देखेंगे कि कब तो किस कंडीशन में, यानी किस कंडीशन में, किस स्थिति में ऑर्थो ज़्यादा बनेगा और किस स्थिति में पैरा ज़्यादा बनेगा, वो भी देखेंगे। कॉमन नियम अपना ये है, कॉमन नियम की बात कर रहा हूँ मैं, सब जगह लागू नहीं होता है, वो कंडीशन अलग अलग है बेटा, ठीक है ना। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अपनी स्थितियाँ कैसी है, तो सब कुछ स्थितियों पे डिपेंड करता है। तो एक मैं सामान्य नियम की बात कर रहा हूँ। सामान्य नियम ये कहता है कि ऑर्थो की तुलना में जो है वो पैरा स्थिति बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो मुख्य उत्पाद के रूप में मुझे ये पैरा पे ही मिलेगा, ऑर्थो पे मात्रा कम होगी। अब कुछ स्थितियाँ ऐसी भी आएंगी जिसमें ऑर्थो ज़्यादा बनेगा और पैरा कम बनेगा। वो स्थितियाँ होती है जैसे ताप है कि आपका दाब है, उत्प्रेरक है, क्या आपने कंडीशन कैसी बनाई है, स्थितियाँ कैसी क्रिएट की हैं, उस स्थिति के अंदर जो है वो ऑर्थो भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है इस बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं का। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो गए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन वलय है, फिनोल की बेंजीन वलय, ये जो अभिक्रिया देता है वो किस प्रकार की, या फिनोल जो अभिक्रिया देता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया देता है। ये अभिक्रिया देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। पहले तो क्या देगा ये इलेक्ट्रॉन
स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। समझ गए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कैसे। और दूसरा, इसमें जो OH समूह है, ये OH समूह क्या है, ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होता है। यानी जो गरीबी व्यक्ति है, मैं गरीबी व्यक्ति कहाँ आक्रमण करूंगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि वहाँ पे पैसा क्या रखा हुआ है, खूब ज़्यादा रखा हुआ है, वहीं से मैं पैसा ले सकता हूँ। मेटा पे तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि मेटा पे ऋणावेश घूम ही नहीं रहा है, वहाँ पैसे की कमी है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। और वैसे भी समान को प्रतिकर्षित करता है, प्लस माइनस के पास जाएगा, माइनस प्लस के पास जाएगा। ठीक है, पैसे वाले के पास पैसे वाला नहीं जाता है, पैसे वाले को पैसे वाले की ज़रूरत नहीं है, गरीब को पैसे वाली की ज़रूरत है। तो कंडीशन क्या है, विपरीत है। तो पैसे वाले के पास जाएगा गरीब व्यक्ति, वहाँ से वो कलेक्ट करेगा। दोनों का नेचर डिफरेंस अलग है, स्थितियाँ कंडीशन अलग अलग हैं। तो ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होता है OH ग्रुप। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अपने सिंपली। अब इस बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, वो सब इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं ये जितनी भी चलेंगी। इनमें सबसे पहले अगर मैं अभिक्रिया की बात करूँ तो वो अभिक्रिया है मेरी नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जो है वो किस तरीके से होता है, तो नाइट्रेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत कई टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। अच्छा टॉपिक भी है, यहाँ से कई प्रकार, जैसे मैं इसमें अगर मैकेनिज्म में मिले हूँ तो वहाँ भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, रेजोनेंस में भी क्वेश्चन है, एसिडिक और बेसिक नेचर में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मैं स्थितियों को क्लियर करूँ, इसमें अपन पहले कंडीशन देखें कि क्या कंडीशन है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, जैसे फिनोल के साथ क्रिया करवानी है, तो फिनोल के साथ जब क्रिया करवानी है तो इसमें यहाँ स्ट्रक्चर ले ली मैंने, आप सीधा फॉर्मूला लेके भी काम कर सकते हो, अगर फॉर्मूले में हैबिटाइज स्ट्रक्चर नहीं बनानी पड़ेगी बार बारी से। OH फिनोल ले ली, नाइट्रीकरण करवाने के लिए काम में आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को मैंने लिख लिया OH और NO2। ठीक है, ये नाइट्रिक अम्ल है। अब नाइट्रिक अम्ल बेटा, अम्ल किस प्रकार का होता है, अम्ल जो है वो डाइल्यूट भी हो सकता है, तनु भी हो सकता है, या थोड़ा कमजोर ढीला ढाला आदमी हो वैसा। ठीक है, ढीला ढाला आदमी है, काम करने की रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, आलसी है, बैठा हुआ है, उसे मैं केमिस्ट्री भाषा में यूँ मान लेता हूँ कि ये तनु अवस्था में है, निकम्मा है, काम करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो एक तो होता है तनु और एक होता है डाइल्यूट, आपका कंसनट्रेट, सांद्र मतलब बहुत एक्टिव, उग्र प्रवृत्ति का, जिसको गुस्सा जल्दी आता है, बहुत तेज़ी से काम करेगा, या यूँ लगता है कि सामने वाले से झगड़ा करने वाला ही है, एक ऐसी स्थिति हो, तो तनु है। और एक होती है सांद्र स्थिति, यानी डाइल्यूट और कंसनट्रेट स्थिति। तो तनु नाइट्रिक अम्ल हो तो क्या होगा, और अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो तो क्या होगा। तनु स्थिति के अंदर उत्प्रेरक होगा या नहीं होगा, क्या टेम्परेचर रखा जाए, और अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल है तो क्या टेम्परेचर रखा जाए या फिर क्या उत्प्रेरक रखा जाए। तो ये 2 कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन में, यानी तनु में और सांद्र में, जब आपने तनु नाइट्रिक अम्ल लिया है तो क्या बनना चाहिए, और जब आपने सांद्र नाइट्रिक अम्ल लिया है तो क्या बनना चाहिए। हो गई 2 स्थितियाँ। तो अपन यहाँ एक एक स्थिति को बारी बारी से पढ़ेंगे कि हर स्थिति में, और डिफरेंस देखना बेटा, क्वेश्चन बहुत बारीक चीज़ होती है अपन जिसे अपन छोड़ देते हैं, और वो बारीक चीज़ यहाँ यही है कि तनु है कि सांद्र है, ये कंडीशन अपने को देखनी है। और जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, वहाँ भी एक क्वेश्चन है, एक या 2-3 क्वेश्चन है वहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहला लेता हूँ, इसमें तनु नाइट्रिक अम्ल की मैंने यहाँ से ले लिया, मैंने अभिक्रिया को ले लिया C6H5OH, फिनॉल हो गया। तनु नाइट्रिक अम्ल ले लिया, इसको मैंने ले लिया HO और NO2। ये कैसा है, डाइल्यूट, तनु है, तनु अवस्था में, ढीला ढाला आदमी है, निकम्मा है, काम करना ही नहीं चाहता है। हाँ, थोड़ा सा इस पर प्रेशर डाला तो मान लिया कि कुछ एक्टिव हुआ, काम करने के लिए तैयार हो गया। तो तनु नाइट्रिक अम्ल की जब इससे क्रिया होती है, इस ढीले ढाले आदमी की क्रिया होती है, तो ये ढीला ढाला आदमी क्या होता है, ढीला ढाला क्रिया नहीं करना चाहता है। तो उस अवस्था में जो है वो टेम्परेचर जो है, यानी इसको थोड़ा काम करने के लिए, उकसाने के लिए, थोड़ा तो काम कर, दाव लगाया जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया मैंने, मान लिया 298 केल्विन। इस स्थिति में नॉर्मली वर्क कर लेता है, कुछ काम कर लेता है। तो जैसे ये कंडीशन आती है, तनु स्थिति होती है, तो यहाँ से इसका OH समूह, ये जो OH समूह है, ये इस बेंजीन वाले की एक हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है, ऑर्थो से या पैरा से। चलो बेंजीन वाले से लेते हैं, वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं इसे। फिनॉल था, OH ग्रुप था, प्लस नाइट्रीकरण करवा रहे हैं तनु से, HO NO2। कैसी कंडीशन है, तनु है। अब यहाँ ये क्रिया करवा रहे हैं, तो ये क्या करता है, OH ग्रुप ये बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये बाहर कहाँ निकलेगा, अब ये बाहर ये क्यों निकल रहा है, रीजन उसका देखो।
इसमें आक्रमण करने वाला है ये NO2 ग्रुप। अब इसका डिवाइडेशन कैसे होगा, HO तो नेगेटिव होगा और NO2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस स्पीसीज की प्रवृत्ति प्लस की है, OH की माइनस की है। और मैंने अभी क्या कहा था, पहले क्या समझाया था कि इस वलय पे जो आक्रमण करने वाला होगा, यहाँ पैसे रखे हुए हैं, इस जगह पैसे रखे हुए हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे पैसे रखे हुए हैं, तो ये गरीब है। अभी यहाँ NO2 क्या है, गरीब है, प्लस का चार्ज है इसके ऊपर, OH पे माइनस का है। तो बेंजीन वाले पे कौन आक्रमण करता है, गरीब व्यक्ति आक्रमण करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बेचारा NO2 आक्रमण करता है यहाँ इस जगह, या तो ऑर्थो पे भी करेगा और संभावना तो होगी ऑर्थो पे भी करेगा और पैरा पे भी करेगा। तो NO2 दो जगह जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो दो उत्पाद हो गए, ऑर्थो उत्पाद भी हो गया और पैरा उत्पाद भी हो गया। अब ये NO2 यानी ये गरीब व्यक्ति यहाँ कब जुड़ सकता है कि जब ये NO2 यहाँ से इस जगह से क्या बाहर निकाले, हाइड्रोजन को। यहाँ और क्या रखी हुई है, हाइड्रोजन रखी हुई है। जब ये हाइड्रोजन को इस व्यक्ति से इसको बाहर निकालेगा घर से, तभी तो जुड़ेगा। तो ये नाइट्रोजन जैसे आता है तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, तो ये हाइड्रोजन किस रूप में जाती है, प्लस के रूप में। तो हाइड्रोजन प्लस का और OH माइनस का इस रूप में बाहर गया, H2O के रूप में। तो ये तो निकल गया H2O और ये NO2 जुड़ जाएगा फिर ऑर्थो पे और पैरा पे। तो अपना प्रोडक्ट देखें तो अभिक्रिया को देखें तो अभिक्रिया में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये फिनॉल OH प्लस HO NO2 298 केल्विन पे। तो प्रोडक्ट मेरा जो है वो ये हो गया OH यहाँ जुड़ गया NO2 प्लस, यानी एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार जुड़ जाएगा मेरा ये OH यहाँ इस पैरा स्थिति पे। ठीक है, तो इस तरीके से दो उत्पाद बनेंगे, ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल जो है वो पैरा उत्पाद होता है। पैरा उत्पाद क्यों होता है, क्योंकि पैरा उत्पाद में सम्मित अवस्था पाई जाती है। आप इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिवाइडेशन जो है वो बराबर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इसकी मोर देन बहुत ज़्यादा है इसी वजह से। जबकि इस ऑर्थो कंडीशन में स्टेबिलिटी कम होती है, सम्मितता नहीं होती है, और सम्मितता का गुण नहीं होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये कम मात्रा में बनेगा। और इसकी स्टेबिलिटी, सम्मितता होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी यानी पैरा की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये मुख्य प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो मुख्य उत्पाद हो जाएगा मेरा पैरा, और अल्प मात्रा में अस्थायी उत्पाद कम मात्रा में बनने वाला हो जाएगा ऑर्थो। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रिएक्शन होती है अपनी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। अगर ये भी याद नहीं तो खास दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना कि ये कब बना, ये नाइट्रिक अम्ल कैसा है मेरा, डाइल्यूट तनु ढीला ढाला आदमी। जब ढीला ढाला है तो क्या बन रहा है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल की। अब एक बड़ी मज़ेदार बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो उत्पाद बन गए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बना और पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बना। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि इनमें से जो है वो ऑर्थो जो है वो वाष्पशील अवस्था में होता है कि जो पैरा है वो वाष्पशील होता है, होगा कि नहीं, कि भाप में वाष्पशील है या नहीं है। या यूं कहूँ कि किसे मैं भाप के आश्वन द्वारा पृथक कर सकता हूँ, क्लियर है कि नहीं। या किसमें जो है वो हाइड्रोजन बंध का टाइप किस प्रकार का है, अंतः अणुक है कि अंतर अणुक है। तो ये प्रवृत्ति जो है इन दोनों में, इस क्वेश्चन में काफ़ी बार एग्जाम में देखा है इसको, ये चीज़ पूछी हुई है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो अगर इस चीज़ का अपन डिस्कशन करें, इस चीज़ को देखें, तो यहाँ स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसमें पहले लेता हूँ मैं ऑर्थो की। ऑर्थो के लिए OH, गौर से देखना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना इस चीज़ को। OH है और नाइट्रो समूह है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। ये अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर को आप देखकर ये बता सकते हो क्या इसमें किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस प्रकार का ये बंध बनाता है, कोई बता सकता है, गेस कर सकते हो, अंदाज लगा सकते हो इस चीज़ का। तो यहाँ देखो बेटा, इसके अंदर ऑर्थो पे है OH ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, नज़दीक नज़दीक है ना। यहाँ
एक नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसमें इस ऑक्सीजन की विद्युलता क्या होती है, ज़्यादा। तो ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ अपने ही पार्टिकल्स में बॉन्ड बना लेता है, स्वयं में खुद में ही बंध बना लेता है। और ये क्या हो गया, एच बॉन्ड हो गया। प्रबल विद्युत ऋणी और विद्युत धनी परमाणु के बीच में हाइड्रोजन के बीच में, प्रबल विद्युत ऋणी और हाइड्रोजन के बीच में बना बंध, ये बंध कैसा हो गया, अंतः अणुक, खुद में ही बना हुआ। तो ये कहलाता है अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध। और इस अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण ही ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये भाप में क्या होता है, वाष्पशील होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। ये क्या होता है, भाप में वाष्पशील होता है। किसके कारण, ये जो बॉन्ड है वो क्या है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, यानी स्वयं में ही बना हुआ बंध। स्वयं का इसी यौगिक का ऑक्सीजन प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु और इसी का हाइड्रोजन परमाणु आपस में बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, वो कहलाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। यानी झगड़ा हो गया किसी के, यूँ मानते हैं जैसे मेरे परिवार में ही झगड़ा हो गया, तो मेरे परिवार में झगड़ा हो गया तो एक मेंबर जो है दूसरा मेंबर जिनके बीच में झगड़ा है वो अगर उसी बात को अपने घर में ही जो है वो बराबर कर लें, समझाकर बुझाकर उस चीज़ को मेंटेन कर लें, तो वो जो स्थिति होती है वो कैसी हो गई, अंतः अणु। किसी बाहर की आवश्यकता नहीं है कि तू इस मैटर को सॉल्व कर। क्लियर है। तो इसे कहा जाता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जब अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इसी के कारण जो है ये भाप में वाष्पशील होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इसकी दूसरी कंडीशन करूँ, इसके दूसरे बाई की बात करूँ जो अलग ही नेचर का है, अलग नेचर का कैसे है, OH, और ये जस्ट इसके यहाँ इस जगह है, पैरा पोजीशन पे है। अब देखो यहाँ इस स्थिति के अंदर डायरेक्शन ही अलग अलग है। OH ग्रुप ऊपर की ओर है, NO2 ग्रुप नीचे की ओर है, डायरेक्शन अलग हुई कि नहीं, एक ऊपर और एक नीचे, एक उत्तर दिशा में जा रहा है तो दूसरा दक्षिण दिशा में जा रहा है, एक कहता है सुबह है तो दूसरा क्या कहता है शाम है, दोनों की सोच अलग है। तो जब डायरेक्शन अलग अलग हो गई तो जाहिर सी बात, अब यहाँ है तो सही भाई ऑक्सीजन है, नेगेटिविटी ये तो है, पॉजिटिव भी है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, सोच अलग अलग। तो क्या दो अलग अलग सोच वाले व्यक्तियों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन सकता है, उनकी सोच कॉम्बिनेशन उनके बीच में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। और ये जो स्थिति है ये कहलाती है सिमेट्रिकल स्थिति। तो फिर ये क्या करता है कि ये यौगिक, अब यहाँ हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा तो ये यौगिक क्या करता है कि अपने ही जैसे यौगिक से, माध्यम में विलयन है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ, परिवार पे मत पहुँच जाना, यहाँ ये यौगिक अपने ही विलयन में अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड इस तरीके से बनाएगा कि इस नाइट्रो ग्रुप के सामने कौन आएगा, इसका OH ग्रुप। ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप के सामने जब OH ग्रुप आ जाएगा तो वहाँ पे H बॉन्डिंग हो जाएगी, और वो H बॉन्डिंग कहलाती है अंतरा। वो था अंतः, और ये है अंतरा अणुक, दो अणुओं के बीच में। ठीक है। तो उसे कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है मेरा, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल वाष्पशील नहीं होता है। ऑर्थो क्या था, वाष्पशील होता है, और पैरा वाष्पशील नहीं होता है। क्वेश्चन क्या हो गया, ऑर्थो वाष्पशील क्यों था, क्योंकि उसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि पैरा में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है। अंतः अणुक यानी ऑर्थो वाले की तुलना में, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध की तुलना में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बहुत ज़्यादा स्टेबल यानी स्थायी होता है। और जब इन दोनों में इस प्रकार का अंतर आएगा कि एक तो वाष्पशील हो गया और एक वाष्पशील नहीं होता है, तो इन दोनों को फिर अलग अलग करना आसान हो जाएगा। जब दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं होते हैं और उनकी दोस्ती भी है लेकिन विचार एक जैसे नहीं है, तो उनकी दोस्ती को तोड़ना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तीसरा व्यक्ति आसानी से उसको तोड़ सकता है क्योंकि उसे मालूम है कि इनके विचार एक जैसे नहीं है या इनमें कहाँ अंतर है, उनको उसकी कमजोरी का मालूम है, और वो कमजोरी उसको मालूम हो गई तो वो उसे आसानी से ब्रेक कर सकता है कि नहीं। तो इसी तरीके से इनमें भी यही है, एक में अंतः अणुक है और एक में
अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध ज़्यादा स्टेबल है और अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कम स्टेबल है, कम स्थायी है। अब ये अंतर होने के कारण ही जो है इन दोनों को विलयन से, सॉल्यूशन से अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। और वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है? वो विधि है भाप आसवन। भाप आसवन जो विधि है, इस भाप आसवन विधि द्वारा इन दोनों कंपाउंडों को सेपरेट, अलग अलग किया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक मैटर समझ में आ गया? अब इसमें अंतरा अणुक बंध कैसे बनता है? अंतरा अणुक बंध के लिए जो है स्ट्रक्चर आप यूँ ले सकते हैं इसमें कि ये पार्टिकल मैंने ले लिया इस तरीके से कि OH मुझे क्या करना है कि उल्टा रखना है, आमने सामने रखना है, क्योंकि आमने सामने होगी बॉन्डिंग कि OH के सामने NO2 आए, या यूँ कह लो कि NO2 के सामने क्या है? OH। तो यहाँ दूसरी वाला को इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ हो गया मेरा OH और यहाँ हो गया मेरा N डबल बॉन्ड और O, तो N डबल बॉन्ड और O। तो यहाँ इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये पार्टिकल्स हो गया और ये पार्टिकल्स हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं अपन अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इन शब्दों का बेटा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए हर एग्जाम में, ये पूछे हुए मेरे देखा हुआ है इनको। तो ये ध्यान रखना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा बंध बनता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बंध बनता है, कौन भाप में वाष्पशील होता है, कौन भाप में वाष्पशील नहीं होता है। दोनों को अगर अलग अलग करना है तो किस मेथड से, किस विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है? भाप आसवन विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये अपना इस नाइट्रीकरण का पहला पोर्शन है, जब तनु नाइट्रिक अम्ल फिनॉल से क्रिया करता है। क्लियर? इसके बाद में सेकंड बात आते हैं थोड़ा एक्टिव व्यक्ति की। ये तो ढीला ढाला था, अब एक्टिव व्यक्ति आ गया। एक्टिव व्यक्ति जो है वो कौन सा हो गया? यहाँ अपनी केमिस्ट्री की भाषा में सांद्र, गुस्सेल आदमी, हर बात पे झगड़ा करने के लिए तैयार। चलो साहब, झगड़ा करने वाले को भी बैठा हो यहाँ, तो झगड़ा करने वाला आके बैठ गया, यहाँ हो गया वही HO और NO2। ये झगड़ालू है यानी सांद्र है, ये लड़ाई करेगा, ये टिकने नहीं देगा किसी को। तो सांद्र व्यक्ति आके बैठ गया। अब सांद्र आके बैठ गया तो टिकने ही नहीं देगा। झगड़ालू है तो टिकने कहाँ देगा? भगाएगा। किसको भगाएगा? यहाँ इस जगह से बेचारी किसको? हाइड्रोजन को भगाएगा। जब तक इनको नहीं भगाएगा इसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तो सब जगह से पैसा बटोरना है, इसमें ताकत ज़्यादा है। इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? सांद्र में। अब यहाँ ताकत ज़्यादा है तो ये सब जगह से पैसा बटोरेगा, सब जगह आक्रमण करेगा, सबको मार के बाहर निकालेगा ही। और जितना पैसा यहाँ रखा हुआ सबको उस पर सब अपना जो है वो क्या कहते हैं इसे अंडरटेकिंग स्थिति, वहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो ये स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। तो जैसे ही सांद्र आया, तीन जगह, दो तो ऑर्थो और एक पैरा, इन तीनों जगह पे कौन बैठ जाएगा? ये आक्रमणकारी। इसने तीनों जगह किला की तीनों जगह, तीनों पोजीशन पे आक्रमण कर दिया। इस राजा की जो जितनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे सब पे इसने आक्रमण कर दिया, सब जगह लूट कसोट मचा दी। तो जैसे ही यहाँ पहुँच गया तो तीनों जगह जुड़ जाएगा, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे। कितने समूह जुड़ेंगे? 3 नाइट्रो समूह। तो इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो आपको HNO3 के कितने मोल लेने होंगे? 3 मोल। तो 3 मोल जैसे ही लोगे तो पहली हाइड्रोजन ऑर्थो की, दूसरी हाइड्रोजन पैरा की, फिर तीसरी हाइड्रोजन ऑर्थो की। 3 हाइड्रोजन 3 OH को लेके बाहर निकल जाएगी H2O के रूप में, 3H2O के रूप में, और उस जगह जाके बैठ जाएगा ये NO2 प्लस। क्लियर है? तो इस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसे देखें तो यह अभिक्रिया इस तरीके से हो जाएगी कि आपने जो है वो फिनॉल लिया OH, क्रिया किससे करवाई? HO और NO2 से। कितने मोल्स काम में आएंगे? 3। नालायक कैसा है ये बड़ा ही उग्र स्वभाव का, लड़ाई झगड़ालू प्रवृत्ति का है, लड़ाई करेगा, लूट कसोट मचाएगा हर जगह। तो ये हो गया। तो यहाँ इसकी हाइड्रोजन और इसकी हाइड्रोजन, 3 जगह से हाइड्रोजन बाहर गई, किसके रूप में? 3H2O के रूप में। और 3 जगह से जैसे इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाला, घर से उठा के बाहर फेंका, तो तीनों जगह पे कौन जमा हो जाएगा? NO2 जमा हो जाएगा। तीनों जगह आके बैठ गया। इसने घेराबंदी कर ली राजा की। अब ये राजा बन गया। अब राजा को ये ना चाहेगा कि तू ऐसे कर, अब सारा काम ये डिसाइड करेगा राजा को। अब राजा ये नहीं, अब राजा ये है जुड़ने के बाद में। ये इस कंपाउंड को कहा जाता है पिक्रिक
अम्ल। ठीक है, और ये जनरल नेम है इसका पिक्रिक अम्ल, और बहुत ही विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। ये विस्फोटक प्रकृति का होता है, वो ज्वलनशील प्रकृति का होता है। जिसका आईयूपीएसी नाम की बात करूँ तो इसको बोलते हैं, ये देखो यहाँ, ये फिनोल है, अपना फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 4 नंबर का कार्बन, और ये 6 नंबर का कार्बन। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और मेरा मूल कंपाउंड क्या था, फिनोल। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो तो है 246 3 बार आया है, तो ट्राई नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, फिनोल है 246 ट्राई नाइट्रो फिनोल। और जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में कहूँ तो ये क्या है, एक पिक्रिक अम्ल है, जो बहुत ही विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है, बहुत ही एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। और इतनी ज़्यादा क्रियाशीलता है, इतना, भाई 3 है, 3 लड़ने वाले एक जगह आके बैठ गए तो विस्फोटक प्रवृत्ति को विस्फोट तो हो गई होगा, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा, जहाँ जाएगा विध्वंस ही मचाएगा। तो ये इतना विस्फोटक, इतना ज्वलनशील, इतना खतरनाक होता है कंपाउंड कि ये बेचारा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, याद आया क्या ये कंपाउंड, इसकी कहीं मैंने चर्चा की थी पीछे पहले, अगर याद हो, अगर वीडियो बराबर देखते हो, पढ़ते हो तो याद होगा, और फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो तो कहाँ से याद होगा। NO2 ग्रुप, ये क्या करता है, ये NaHCO3 फिनोलिक ग्रुप का ही है ना, नाइट्रोफिनोल आ गया ना, फिनोल। फिनोल सामान्यतः इससे क्रिया नहीं करता है, और मैंने ये कहा था कि अगर आपको फिनोल में कार्बोक्सिलिक अम्ल में कंपाउंड में अगर अंतर करना है, अगर याद हो, तो ये कंपाउंड ही करता है, फिनोल इससे क्रिया नहीं करता है NaCO3 से, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो इसका विघटन कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को मुक्त करता है कि नहीं। तो यहाँ फिनोल CO2 मुक्त नहीं करता है, लेकिन ये पिक्रिक अम्ल जो है वो इस NaCO3 से भी क्रिया कर लेता है, क्योंकि इसकी ज्वलनशीलता, इसकी क्रियाशीलता जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और उसी क्रियाशीलता के कारण जो है ये इसका विघटन कर देगा और CO2 गैस को मुक्त कर देगा। यही प्रवृत्ति इसकी विस्फोटक प्रवृत्ति को दर्शाती है, या अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये दोनों भाई बंधु हो गए कि एक तो बिल्कुल निठल्ला है, काम नहीं करना चाहता, और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल झगड़ालू, बहुत एक्टिव है कि सारा मिलते ही उसने काम करना शुरू कर दिया। तो जो निठल्ला है, काम नहीं करना चाहता, ढीला डाला है, वो तनु नाइट्रिक अम्ल है। तो वहाँ उत्पाद बनता है ऑर्थो या फिर पैरा, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या हो गया, पैरा। और जब ये एक्टिव आया तो एक्टिव से क्या बन गया, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जो बेचारे इस NaOH3 सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन कर देगा और CO2 को बाहर निकाल देगा, जो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को, अम्ल नहीं है लेकिन फिर भी इसकी अम्लीय प्रवृत्ति को शो करता है। और एक क्वेश्चन और, ये पीछे भी पढ़ाया था मैंने, जब मैं रेजोनेंस की बात कर रहा था, अनुनाद की बात कर रहा था, उसके साथ मैंने अम्लीयता के गुणों की बात की थी। तो वहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हो, उस जगह से भी, कि 3 NO2 समूह जुड़े हुए हैं। अरे 3 जो हैं, मेरे जैसे गरीब आदमी इस पैसे वाले के पास आके बैठ गए, मेरा जैसा गरीब आदमी 3 जगह आके बैठ गया, 3 जगह से लूट रहा है। अब 3 जगह से लूट रहा है तो बेचारे इस वाले के पास, जिसके पास मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसके घर में मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसके घर से मैं पैसे खींच रहा हूँ, वहाँ पे क्या होगा, पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी पैसा क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये घर वाला जो है वो अपने अन्य परिवार के सदस्यों को कहता है, मेरे पास तो कमी हो गई, पैसा दो, स्थिति खराब है मेरी। तो फिर ये पैसा किससे लेता है, इस ऑक्सीजन से। ये बेचारा ऑक्सीजन इसको पैसे देना शुरू करता है कि ले तू पैसे ले। और जैसे इसको ये पैसे देना शुरू करता है तो इसके पास भी पैसे की कमी आएगी, है कि नहीं। इसके पास कैसे कमी आएगी, तो ये किससे लेगा, इस हाइड्रोजन से लेगा, और इस हाइड्रोजन से खींचेगा तो ये OH बंध बहुत तेज़ी से टूटेगा, और OH बंध बहुत तेज़ी से टूटेगा तो वो किसको दर्शाएगा, उसके अम्लीय गुण को दर्शाएगा। हो गया क्लियर। तो ये जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले मेरे जैसे गरीब आदमी किसी के साथ आके जुड़ गए तो वहाँ पे H+ आयन यानी अम्लता के मान में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आया था पीछे ये चीज़ आपकी इस पिक्रिक अम्ल से सॉल्व होती है। तो यहाँ पे कई कंसेप्ट हैं, कई क्वेश्चन है इस जगह,
अगर अपन पीछे का बैक वीडियो देखते हैं, अपने को याद होता है, रेगुलरली स्टडी करते हैं, तो मालूम हो जाता है कि कहाँ आपने ये चीज़ देखी थी, उसमें क्या था। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया चलती है वो चलती है नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन और सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो ये नाइट्रीकरण की अभिक्रिया हुई इस बेंजीन वलय की, इस बेंजीन वलय में जो नाइट्रीकरण की अभिक्रिया अपनी चल रही थी, इसमें जो आक्रमण करने वाला है वो पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि आक्रमण करने वाला जो है यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, पैसे से लगाव रखने वाला है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो कौन सा कंपाउंड है? वो कंपाउंड है मेरा NO2+। ये क्वेश्चन बेटा एक बार ऑब्जेक्टिव में बहुत घुमा के भी पूछा हुआ है इसके अंदर, कि यहाँ ये पूछा हुआ था कि कंपाउंड में नाइट्रोजन थ्योरेटिकल में था कि फिनॉल में जो है, फिनॉल में नाइट्रोजन की अभिक्रिया में NO2 किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही का व्यवहार दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का व्यवहार पूछा था तो वहाँ पे अलग अलग आया था। वहाँ पे जो है वो H2SO4 को भी दे रखा था, HNO3 को भी दे रखा था, HNO2 को भी दे रखा था। इस तरीके से ऑप्शन में 4 दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है, इसके आधार पर भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया में जो वलय पे आक्रमण करने वाला होता है, इस वलय पे जो आक्रमण करेगा, इस घर पे जो आक्रमण करेगा, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है? NO2+ है। क्लियर है? इस तरीके से आपकी ये नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की ये अपनी फर्स्ट अभिक्रिया है। इसके बाद में नेक्स्ट वन सेकंड अभिक्रिया जो आती है उसकी मैं बात करूँ, वो है मेरी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण कैसे होता है? सेकंड अभिक्रिया इसमें जो अपन पढ़ेंगे सल्फोनीकरण, सेम एट इज कुछ इसी तरीके से है सल्फोनीकरण की अभिक्रिया में। सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसके साथ चलेगी? वो चलेगी कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 के साथ। सांद्र H2SO4 है। जब ये फिनॉल से क्रिया करेगा तो अपने पास प्रोडक्ट क्या होंगे? अब मैंने भी यहाँ से जब ये लेक्चर शुरू किया था वहाँ पे भी यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने एक बात और बोली थी कि बेंजीन वलय पे जो अभिक्रिया होगी उस पर 2 उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो और पैरा। क्लियर है? तो फिर मैंने ये भी कहा था कि कुछ कंडीशन के अंदर ऑर्थो मुख्य होता है, कुछ कंडीशन के अंदर पैरा मुख्य होता है। अब वो कंडीशन यहाँ आ गई, इस जगह है। यहाँ पे ऑर्थो भी उत्पाद भी बनता है और पैरा भी बनता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे ऑर्थो मुख्य होगा, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, कुछ स्थितियाँ ऐसी होंगी जहाँ पे पैरा मुख्य होगा। अब वो स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? तो अभिक्रिया को देखें। तो यहाँ मैंने फिनॉल लिया, फिनॉल है मेरे पास OH ग्रुप। अब वो बारी बारी से नहीं बताऊँगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? नाइट्रीकरण में मैंने डिटेलिंग से बात कर ली है। ये आप इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्या किससे क्रिया करवा रहे हो? सांद्र H2SO4 से। अब रफली इस सांद्र H2SO4 को रफली समझने के लिए कैसे लिखा जा रहा है? HOSO3+, ये इस रूप में टूटता है, ये SO3H, यूँ कर सकते हो। इसको रफली लिया है मैंने केवल समझने के पर्पज से। तो जब इसके साथ इसकी क्रिया होती है तो यहाँ से प्रोडक्ट कंडीशंस, 2 कंडीशन है। अब वो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं मेरे पास? शर्तें बनाई है मैंने। तो जाहिर सी बात है जब ये H2SO4 इस रूप में टूट रहा है तो ऑर्थो से और पैरा पे बाहर निकालेगा किसको? बेचारे को, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन किसको बाहर लेके निकलेगा? OH- को। किस रूप में? H2 के रूप में। तो जुड़ने वाला समूह कौन सा हो गया? ये गरीब व्यक्ति, फिर गरीब व्यक्ति आ गया HSO3 यानी SO3H+, और SO3H+ जुड़ेगा कहाँ कहाँ? ऑर्थो और पैरा पे। तो अब ये तो मालूम हो गया मुझे कि पैरा हमेशा मुख्य होता है, ऑर्थो भी बनता है तो पैरा भी बनता है। तो इसको मैं एक बार इसको ऑर्थो पे जोड़ दूंगा, एक बार इसको मैं पैरा पे जोड़ दूंगा। अब मैंने यहाँ कंडीशन ये बनाई कि पहली कंडीशन ये कि मैंने जब ये अभिक्रिया कराई, ये कराई मैंने 15 से लेके 20 डिग्री ताप के ऊपर, टेम्परेचर रखा 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस ताप पे करवाई। एक मैंने कराई अप्रॉक्सीमेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर। देखो ताप ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये एक करवा रहा हूँ 15 से 20 पे, एक कंडीशन ऐसी बनाई है। एक करवा रहा हूँ मैं 100 के ऊपर। तो जब 15 से 20 पे कराऊंगा तो क्या होगा, 100 पे कराऊंगा तो क्या होगा? उत्पाद बनेंगे। लेकिन उस स्थिति के अंदर जब 15 से 20 में कराऊंगा तो भी ऑर्थो और पैरा बनेगा, 100 पे कराऊंगा तो भी ऑर्थो और पैरा बनेगा। तो ऑर्थो और पैरा बनेगा दोनों ही कंडीशन में। तो एक चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, जब 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर यह अभिक्रिया होती है सल्फोनीकरण की, तो यहाँ मेरा ऑर्थो उत्पाद मुख्य होगा।
क्या होगा, ऑर्थो उत्पाद मुख्य होगा जब ताप क्या है, कम है। और जब मैंने ताप बढ़ा दिया तो उस कंडीशन के अंदर मेरा पैरा उत्पाद जो है वो मुख्य होगा। तो यहाँ शर्तें डाल दी है मैंने। तो जब ताप कम है तो ऑर्थो मुख्य है, और जब ताप ज़्यादा है तो पैरा मुख्य है। मान लो कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कह दिया सर, मान लो कि किसी के बारे में बात नहीं करता है, कोई कंडीशन ही नहीं देता है, तो तब तो और भी सिंपल है बेटा। कोई शर्त ही नहीं रखी है आपके सामने, और सामने वाले ने ये कह दिया कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करो, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करोगे। जो आपको ठीक लगता है, जो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यही सत्य है, वो चीज़ ही करोगे। तो उस स्थिति के अंदर जब कोई कंडीशन नहीं होती है तो पैरा हमेशा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। क्लियर। और अगर कंडीशन ये दो बना दी ऐसे, कम ताप और अधिक ताप, तो कम ताप में ऑर्थो और अधिक ताप में पैरा मुख्य उत्पाद होता है। तो अभिक्रिया जो है उस अभिक्रिया को लें, तो यहाँ मैं अभिक्रिया को ले रहा हूँ बेंजीन वाले के साथ। फिनॉल लिया, OH है, क्रिया करवा रहा हूँ HOSO3H के साथ। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्रिया करने पर किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2O सुपर की किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ जो है वो इस तरीके से ये ले लिया मैंने। तो एक तो है मेरी 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उत्पाद जो है वही 15 से 20 पे तो बनता है OH SO3H, OH SO3H, और 100 पे मुख्य बनेंगे इसमें दोनों बेटा, लेकिन मुख्य ही लिख रहा हूँ मैं, केवल मुख्य होगा ये। और इसमें जो है वो यहाँ इस पैरा पे आके जुड़ जाएगा, इस जगह OH यहाँ, और यहाँ जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है। तो अधिक टेम्परेचर पे पैरा और कम टेम्परेचर पे ऑर्थो मुख्य उत्पाद होता है, और कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्तें नहीं डाली गई हैं, तो उस अवस्था में जो है वो पैरा उत्पाद मुख्य होगा और ऑर्थो उत्पाद अल्प होगा। ये अभिक्रिया कहलाती है अपनी सल्फोनीकरण की अभिक्रिया, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड अभिक्रिया की बात करूं तो वो आती है मेरे पास ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया की बात की जाए, ब्रोमीनीकरण, या इसे कुछ कॉमन भाषा में ले लेते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया या ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में ये किसी भी रूप में दिया जा सकता है। अब यहाँ भी बड़ी मज़ेदार अभिक्रिया है, कैसी, जैसी आपने नाइट्रीकरण में की थी, एट इज़ वैसी की वैसी अभिक्रिया, उसी तरीके की अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण और या हैलोजनीकरण की। इसका अर्थ यहाँ पे भी कंडीशंस तो है। देखो ये सारी अभिक्रियाओं में कंडीशन चल रही है। पहले में ढीला ढाला तनु नाइट्रिक अम्ल आया, फिर सांद्र आ गया, जोशीला आदमी आ गया। सल्फोनीकरण में ताप कम किया तो क्या हो गया, ताप ज़्यादा किया तो क्या हो गया। अब ये ब्रोमीनीकरण में कुछ वैसा ही आ गया। ये तो सारे नालायक आ रहे हैं। ब्रोमीनीकरण में भी जो है वो शर्तें हो गई। ये लो साहब, चलो शर्तें देखते हैं क्या क्या है। पहली शर्त, फिनॉल से तो क्रिया करवानी ही है, फिनॉल तो बेचारा है ही है, सब इसी को लूटने में लगे हुए हैं। चलो फिनॉल ले लिया। फिनॉल की क्रिया ब्रोमीनीकरण है, एलोजिनेशन है, Br2 से करवानी है। ये Br2 जो है वो कैसा है, ये Br2 जो है जलीय है, जलीय ब्रोमीन है। अब ये है कि ये ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ होती है, ये आधिक्य में है, ब्रोमीन जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो एक चीज़ देखो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव, मात्रा ज़्यादा बहुत एक्टिव है। नाइट्रीकरण में भी बहुत एक्टिव था कौन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो 3 जगह NO2 जुड़ा था। तो यहाँ ब्रोमीन जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रोमीन 3 जगह जुड़ेगा, इस बेचारे फिनॉल को 3 जगह से लूटेगा, ये इस जगह से। तो 3 जगह यहाँ क्या आके जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। किस कंडीशन में, Br जलीय Br2 क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। जब जलीय Br2 बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो ये बेचारे फिनॉल को 3 जगह से लूटना शुरू कर देगा, इन 3 जगह जाके बैठ जाएगा। जब ये 3 जगह जाके बैठेगा तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, किस रूप में, 3HBr के रूप में। तो 3 ब्रोमीन तो जाएंगी हाइड्रोजन के साथ और 3 ब्रोमीन बैठेंगी यहाँ। टोटल कितनी कामी आ गई, 6 ब्रोमीन। तो इसे आप लिखोगे 3Br2। क्लियर है। तो इसमें बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, यानी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से हो जाएगी। फिनॉल है, फिनॉल OH, इस पर क्रिया करवानी है थ्राइज
Br2, ये कैसा है मेरा कंडीशंस, जलीय है और साथ में मात्रा में ज़्यादा है, तो बेचारा कुछ ये बनेगा। फिनॉल तो बेचारा गिर गया, OH Br बिस्क्यार और ये डिस्क्याउं हो गया। ये तो 3 जगह Br आके बैठ गया, उत्पाद हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। क्लियर। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि ब्रोमीन जल जो है वो क्या हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो 3 जगह आक्रमण फिनॉल पे, ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि फिनॉल जो है वो केवल ब्रोमीन जल के साथ कम ताप पर, बिल्कुल नॉर्मली कम टेम्परेचर पर और अध्रुवीय विलायक में क्रिया करे। अध्रुवीय विलायक से क्रिया है जैसे डायपोल मूवमेंट नहीं हो, द्विध्रुवागुण शून्य हो, जैसे CH2 है, CCl4 है, इनका द्विध्रुवागुण जो है वो शून्य होता है। तो अगर ऐसे कंपाउंड की उपस्थिति में ब्रोमीन जल के साथ इसकी क्रिया होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब फिनॉल क्रिया करेगा तो फिनॉल के लिए फिनॉल OH क्रिया करता है किसके साथ, Br2 के साथ। सिंपली मैंने ले लिया CH2 ले लिया या फिर CCl4 ले लिया। टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर मान लो, रूम टेम्परेचर को मैं मान सकता हूँ आइडेंटिकल 273 केल्विन, इसके ऊपर क्रिया करता है। तो वही बात है, 2 उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा। एक तो बनेगा ऑर्थो पे Br आके जुड़ जाएगा, या फिर पैरा पे Br जुड़ जाएगा, OH और Br। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा बन गए। कंडीशन वही, स्थायी होने कुछ नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, तो ज़्यादा स्थायी कौन सा होता है, पैरा। तो यहाँ जो है वो पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये हो गया पैरा ब्रोमोफिनॉल। पैरा ब्रोमोफिनॉल ज़्यादा स्थायी होगा और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल कम स्थायी होता है। तो इस तरीके से दोनों डिफरेंसेस हैं। तो ब्रोमीनीकरण या हैलोजीनीकरण अभिक्रिया में 2 शर्तें हो गई। ब्रोमीन जल के साथ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिया होती है तो तीनों जगह ब्रोमीन। जब ब्रोमीन जल के साथ कम ताप पर, यानी यूँ कह सकता हूँ कि कमरे के ताप पर अध्रुवीय विलायकों, ऐसे लोगों की उपस्थिति में क्रिया होती है जो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं, कितनी ही लात मारो उठेगा नहीं, मेरा जैसा व्यक्ति सो गया नहीं उठेगा कहने पर भी, ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में जो क्रिया होगी तो उत्पाद या तो ऑर्थो बनेगा या पैरा बनेगा। और एर्थो और पोरा बनता है, उन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, पूरा पैरा स्टेबल होता है। ये हो गई अपनी ब्रोमीनीकरण या हैलोजनीकरण की प्रक्रिया। इसकी नेक्स्ट वन जो अगली अभिक्रिया आती है वो है बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये ज़्यादा भी नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया मैंने पीछे अल्कोहल में डिस्कस की थी, ऐसी ही जो है वो एल्किल हैलाइडों में भी डिस्कस की थी, तो यहाँ ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया ऐसे यूँ कहा सकता है F.C.R, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 हिस्से थे, एक था एल्किलीकरण, एल्किनेशन, और दूसरा था एसिलीकरण, एसिलेशन। ठीक है, 2 हिस्से हो गए। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल, दिमाग में तुरंत आना चाहिए, AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ उत्प्रेरक का काम करता है निर्जल AlCl3, और इसके 2 भाग होते हैं, एल्किनीकरण और एसिलीकरण। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। तो अभिक्रिया याद आ गई होगी, क्या थी अभिक्रिया अपनी। तो चलो अभिक्रिया देखते हैं। फिनॉल लिया, OH। अब किससे क्रिया करवानी है, मैंने यहाँ क्रिया करवाई वो इस तरीके से। पहले क्रिया करवाई मैंने CH3Cl के साथ, उत्प्रेरक मेरा क्या है AlCl3, ध्यान रखना निर्जल है। और फिर मैंने क्रिया करवा दी किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड Cl के साथ, हो गया। तो जब इसके साथ क्रिया करता है और इसके साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, तो इसके साथ क्रिया करने पर क्या बाहर जाएगा, Cl बाहर जाएगा, किसको लेकर, यहाँ रखी हुई हाइड्रोजन को। तो यहाँ से भी लेगा हाइड्रोजन और पैरा से भी लेगा, क्योंकि अभिक्रिया अपन ऑर्थो पैरा की पढ़ रहे हैं, तो दोनों से बाहर लेगा। तो मैं यहाँ केवल बड़ा मुख्य उत्पाद लिखूंगा, केवल मुख्य उत्पाद। मुख्य क्या होता है मेरा, पैरा, OH और CH3, इसको कहा जाता है पैराक्रिसोल। याद आ गया हो गया, स्टार्टिंग में अपन जब ये शुरू किया था फिनॉल उस समय मैंने बता दिया था ये। तो उत्पाद हो गया पैराक्रिसोल, मुख्य उत्पाद। साथ में क्या बनता है, ऑर्थोक्रिसोल।
लेकिन ऑर्थोक्रिसोल कम बनता है और पैराक्रिसोल ज़्यादा बनता है। लिखने दोनों हैं, बनाने दोनों हैं, लेकिन उसमें मुख्य के नीचे लिखना है मुख्य उत्पाद कौन, पैराक्रिसोल। ऐसे ही सेम इसमें होगा, यहाँ से क्या बाहर जाएगा, Cl बाहर जाएगा, किसको लेकर, ऑर्थो और पैरा की हाइड्रोजन को लेकर। किस रूप में बाहर जाते हैं दोनों में ही, HCl के रूप में बाहर जाएगा। शेष क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O। ये एक बार कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे, एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। मुख्य उत्पाद कौन होगा, पैरा उत्पाद होगा। क्लियर है, या ऑर्थो होगा, पैरा उत्पाद मुख्य होगा। अभिक्रिया को देख लो, अभिक्रिया हो गई, मैंने ये ले ली, OH फिनॉल प्लस CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ये बाहर गया, ये बाहर गया, तो जैसे ये बाहर गया OH और यहाँ जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O और CH3, कुल मिला के यहाँ जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पे आके जुड़ जाएगा। उसे कहा जाता है पैरा एसिटोफिनॉल। क्लियर, यह आपकी अभिक्रिया होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट वन इसमें अभिक्रिया जो आएगी वो अभिक्रिया आती है बेटा फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया ये एक तरीके से रीअरेंजमेंट है, इसमें रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास जैसा कुछ चीज़ है। तो पुनर्विन्यास तो आपको याद हो गया पुनर्विन्यास कैसे होता है। तो पुनर्विन्यास की स्थिति की मैं बात करूं तो फिनॉल जो है, फिनॉल ले लिया मैंने OH प्लस, इसकी क्रिया करवाता हूँ मैं सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो जैसे इसकी क्रिया यहाँ से कराऊंगा तो सबसे पहले क्या बाहर जाएगा, मेरा Cl बाहर जाएगा। ये समूह जुड़ जाएगा कहाँ पे, किस जगह से बाहर निकलेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। दिमाग में यही आता है कि सबसे पहले HCl बाहर गया और ये ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। एक्चुअल में फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया में, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, ये स्टेप में होता है। इसके नाम में ही पुनर्विन्यास, इसका मतलब कुछ घूमता है, कुछ ना कुछ घूमेगा। अब वो घूमेगा क्या, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरीके से कि आपने फिनॉल की क्रिया करवाई, फिनॉल की क्रिया करवाई, थोड़ा देखना ध्यान से, OH CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो यहाँ क्या होगा कि ऑर्थो डायरेक्टली ऑर्थो और पैरा पे अभिक्रिया ना होकर यहाँ से ये H इसकी क्लोरीन को लेके बाहर निकलेगा। जैसे बाहर लेके निकला तो ये समूह आके किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ। तो मेरा जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट हो गया O। ये ऑक्सीजन पहले से है O और O के साथ आके जुड़ गया ये, यानी C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। ये इसमें बनता है, इसको कहते हैं फेनिल एसीटेट। ये कंपाउंड, ये उत्पाद जो बना वो बना मेरा फेनिल एसीटेट। अब इस फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो है गर्म किया जाता है। इस फेनिल एसीटेट कंपाउंड को नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 के साथ गर्म किया जाता है। और जब इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करते हैं इसको, तो यहाँ से फेनिल एसीटेट O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसको जब आप गर्म करोगे, नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा कि यहाँ पैरा उत्पाद मुख्य, पैरा ही बनता है, ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है। तो मैं केवल पैरा मुख्य की ही बात कर रहा हूँ। तो इस पैरा पे क्या रखी हुई है, हाइड्रोजन। ऐसे ही ऑर्थो पे भी रखी हुई है, यहाँ हाइड्रोजन रखी हुई है। तो अपन केवल पैरा स्थायी उत्पाद की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास का मतलब अदला बदली। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के जो है वो जाएगी किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास, और ये यहाँ से ब्रेक होकर ये पहुँचेगा यहाँ इस जगह, इस पैरा स्थिति पर। तो जो मेरा उत्पाद बन जाएगा वो उत्पाद हो जाएगा OH, ये हाइड्रोजन ऊपर गई, और ये C डबल बॉन्ड और CH3 ये नीचे आ गया। इसको कहते हैं पुनर्विन्यास, स्थान की अदला बदली। ये मेरा मुख्य उत्पाद, जिसका नाम क्या है, यह मुख्य है, ये समूह मुख्य है। तो ये तो हो गया आमने सामने की पोजीशन, तो ये तो हो गया पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी, ये हो गया एसिटोफिनॉन। इसको कहते हैं एसिटोफिनॉन, क्योंकि ये पैरा स्थिति पे जुड़ा हुआ है।
तो इसको मैं कहूँगा पैरा हाइड्रोक्सी। तो इस तरीके से 2 उत्पाद बनेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ऐसा ये ऑर्थो में बनाना है और ऐसा ही ये पैरा में जो मैंने बना ही दिया इस तरीके से। और मुख्य उत्पाद क्या है, पैरा ही है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन यहाँ मुझे मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कहलाती है फ्रीस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत पूछी जाती है, बड़ा इस नाम से ही पूछी जाती है, नामजद अभिक्रिया एक तरीके से ही। क्लियर। तो इन अभिक्रियाओं को क्विकली अपने फास्टली देख लेते हैं जो भी है, जिसमें अपने डिस्कस की जो अभी तक। ऑक्सीकरण, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेगा, बेंजो क्विनॉन। प्रैक्टिकल रूप से भी पूछी जाती है। और बेंजो क्विनॉन, क्विनॉन नाम आया है तो ये क्या है, एक रंजक, डाई है, रंजक, रंग प्रदान करने में काम में आता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन अपने सेकंड जो है वो क्या देखी थी, बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, जो मैंने टॉपिक में बताया था। बेंजीन वलय की अभिक्रिया किस प्रकार की हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, बाहर निकालेगा। दूसरा, इसमें जो OH समूह होता है वो कैसा समूह होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, ऑर्थो और पैरा पे ही आक्रमण होता है। क्लियर। अब इनकी अभिक्रियाएं अपन ने डिस्कस की थी, शुरू की थी। उसमें फर्स्ट थी नाइट्रीकरण, ढीले ढाले व्यक्ति की और बहुत झगड़ालू व्यक्ति की बात कर रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। तनु नाइट्रिक अम्ल, ढीला ढाला व्यक्ति, जब ढीला ढाला व्यक्ति फिनॉल से क्रिया कर रहा है, तो ढीला ढाला व्यक्ति तनु नाइट्रिक अम्ल जब क्रिया कर रहा है फिनॉल से, तो 2 प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा नाइट्रो फिनॉल। स्टेबल कौन सा है, पैरा नाइट्रो फिनॉल, ये बहुत ज़्यादा स्थायी है। रीजन में समझा चुका था कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसमें सम्मितता पाई जाती है, सम्मित होता है, सिमेट्रिकल, 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में सम्मितता नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व विभाजन समान नहीं होता है, तो ये कम बनता है और ये ज़्यादा बनता है। क्लियर। फिर यहाँ से मैंने इनकी बॉन्डिंग की बात की थी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है उसमें क्या पाया जाता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इसी कारण ये भाप में क्या होता है, वाष्पशील होता है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या पाया जाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और इस कारण ये भाप में वाष्पशील नहीं होता है, और इन्हें भाप आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्वेश्चन काफ़ी पुटअप हो चुके हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एसिडिक नेचर के बारे में, एच बॉन्डिंग के बारे में। क्लियर। उसके बाद में यहाँ इनकी बॉन्डिंग की स्थिति जो मैंने शो कर दी है कि अंतःअणुक एक ही पार्टिकल में, उसी के अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया, और अंतराणुक ये भाप में वाष्पशील नहीं, भाप में ऊपर छोटे में दे दिया, नहीं होता है। ठीक है। तो ये अंतराणुक हो गई आपका, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्थिति इसके अंदर। नेक्स्ट वन, इसमें दूसरा इसका भाई आया झगड़ालू, कौन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, बहुत एक्टिव है, लड़ाई करने को तत्पर है, हर जगह बैठने को तैयार है, हर जगह से पैसा खींचने को तैयार है। तो जैसे ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल आया तो बेचारे की तीनों जगह आके बैठ के आई, तीनों जगह आके बैठ गया, वो कंपाउंड हो गया मेरा पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर। और 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे यहाँ से, इस जगह से। दूसरा जो मैंने एक पॉइंट बताया था, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर वलय पे आक्रमण करने वाला समूह इन इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, NO2। ऑब्जेक्टिव में भी ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में वलय पर आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही NO2 समूह होता है। इसके नेक्स्ट वन जो अभिक्रिया आई थी अपनी सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। सल्फोनीकरण की अभिक्रिया के लिए मैंने 2 कंडीशन बताया था कि जब ताप कम हो तो क्या होगा, जब ताप ज़्यादा हो तो क्या होगा। अभिक्रिया में उत्पाद दोनों बनते हैं, ऑर्थो और पैरा, लेकिन जब ताप कम रखा तो मुख्य उत्पाद कौन होता है, ऑर्थो, और जब ताप ज़्यादा रखा तो मुख्य उत्पाद कौन होता है, पैरा। दोनों कंडीशन में ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, लेकिन ताप कम है तो ऑर्थो ज़्यादा है, ताप ज़्यादा है तो पैरा ज़्यादा है। सांद्र H2SO4, ये सांद्र H2SO4 किस रूप में है जब अभिक्रिया करवा रहे हो, HOSO3H, जहाँ SO3H तो प्लस में है, HO माइनस में है। यहाँ क्या रखी हुई है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्लस TRIO H माइनस का बाहर निकल गया, H2 और SO3H जुड़ गया, ये SO3H जुड़ गया। और जब आपसे ये कहा जाए कि कोई कंडीशन नहीं है, बस आपको सल्फोनीकरण करवाना है, तो जब कोई कंडीशन नहीं दी हुई हो और सल्फोनीकरण करवाया जाता है
तो मुख्य उत्पाद कौन बनता है? मुख्य उत्पाद हमेशा पैरा बनता है, कोई कंडीशन नहीं हो तब, और ऐसे कंडीशन दी हुई हो तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके नेक्स्ट वन जो मैंने अभी ये बात की थी वो की थी ब्रोमीनीकरण या हैलोजनीकरण की। तो ब्रोमीनीकरण या हैलोजीकरण यानी ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ जब क्रिया होती है तो वही कंडीशन आ गई, जल ब्रोमीन बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्टिव है, नालायक हैं, तो वे फिनॉल की तीनों जगह पे आक्रमण करेंगे, तीनों जगह पे आके जुड़ जाएंगे। उत्पाद बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो 3 जगह से हाइड्रोजन बाहर जाएगी, 3 Br को लेके 3HBr। तो टोटल कितनी Br काम आई? 3 तो जुड़ गई यहाँ और 3 बाहर निकल गई, टोटल हो गई 6, 3 Br2। सेकंड इसमें क्या था? ये ब्रोमीन जल के साथ ही क्रिया है लेकिन कम ताप है और अध्रुवीय विलायक हैं जैसे CH2 और CCl4। तो जब इस कंडीशन में अभिक्रिया होती है, जैसे नालायकों की क्रिया होती है, तो वहाँ जो है केवल ऑर्थो और पैरा ही बनता है, जिसमें पैरा मुख्य होता है, ये ज़्यादा बनता है और ये कम बनता है। इस जगह से हाइड्रोजन बाहर जाएंगी HBr के रूप में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ उत्प्रेरक काम आता है अध्रुवीय CH2 या CCl4। इसके नेक्स्ट वन जो बात थी वो थी अपनी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें 2 आई थी अपने पास, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किलीकरण उत्प्रेरक क्या काम आता है इसमें? फ्रीडेल क्राफ्ट में निर्जल AlCl3। तो यहाँ इस जगह से वही ऑर्थो और पैरा पे क्या रखी हुई है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन किसको लेके बाहर निकलेगी? Cl को, किस रूप में? HCl के रूप में बाहर। तो क्या बच गया? CH3 जुड़ जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। वही पैरा क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है। सेकेंड थी इसमें एसिलीकरण में वही यहाँ इसकी क्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ हाइड्रोजन रखी हुई है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो इस Cl को लेके बाहर निकलती है HCl के रूप में, और ये समूह जो है वो ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ता है। ये ऑर्थो पे और ये पैरा पे। मुख्य उत्पाद कौन होता है? वही पैरा उत्पाद, पैरा एसिटोफिनोल। क्लियर? और जो अपने लास्ट अभिक्रिया देखी थी वो थी फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इसमें एसिटिल क्लोराइड की क्रिया आप इससे करवाते हो, तो सबसे पहले यहाँ से H बाहर निकलता है Cl को लेके HCl के रूप में, उत्पाद जो बनता है उसमें ये समूह यहाँ जुड़ता है, वो ये जुड़ गया फेनिल एसीटेट। फिर फेनिल एसीटेट को नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जैसे ही गर्म करोगे तो यहाँ जो है वो पुनर्विन्यास होता है कि इस पैरा जो स्थिति है, यहाँ जो हाइड्रोजन रखी हुई है, तो कहाँ पहुँच जाएगी? इस ऑक्सीजन के पास, और ये समूह निकल के कहाँ आ जाएगा? नीचे की ओर। तो मेरा मुख्य उत्पाद कौन बनता है? पैरा। अल्प उत्पाद कौन बनता है? ऑर्थो। क्लियर? तो इस तरीके से अपनी इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ ख़त्म होती हैं। इसमें नेक्स्ट और भी हैं बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रियाएँ जिन्हें अपन और भी बड़े मज़े से इजीली भाषा में जितना हो सके उस भाषा में क्लियर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रिया एक तो आपकी बेटा फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी हुई है। उसके नेक्स्ट वन जो अभिक्रिया है वो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कॉमनली है, जनरली हर चैप्टर में आपको मिल जाती है। उसके बाद में आपको ये की है ब्रोमीनीकरण, बहुत इंटरेस्टिंग, ब्रोमीन जल आधिक्य में हो, ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी हुई है। उसके नेक्स्ट वन जो है वो पूछी हुई है जो अपनी स्टार्टिंग में ही ली थी, नाइट्रोकरण। सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो चुके हैं। तो आपको इन अभिक्रियाओं को आप विशेष रूप से देखोगे, और प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन भी जो है वो जनरली पूछ लिया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में ज़्यादा पुटअप क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके JEE के अंदर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं ऑक्सीडेशन के। इनकी जो मैकेनिज्म होगी उनके लिए अपन अलग से, जितने भी मैकेनिज्म है उनके अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसमें अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है? और इसकी नेक्स्ट वन जो फिनॉल की बची हुई अभिक्रिया है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे। ओके।